Yes, students, this is the third video of lesson number 4, class 8, part history. Part history. This is the third part. We are going to start from how did colonial rule affect tribal lives? कैसे colonial rule ने tribal life को affect किया? The life of tribal groups changed during British rule. Let us see what these changes were. अब कैसे कैसे चेंज आए देखो. What happened to tribal chiefs? जो ट्राइबल चीफ्स थे, जो ट्राइबल के मुखिया थे, ओके, उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या उनके साथ हुआ. What happened before the arrival of the British? In many areas the tribal chiefs were important people. तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट पीपल हुआ करते थे. ब्रिटिशर्स के आने से पहले कौन, जो चीफ्स थे, जो मुखिया थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे. तो हेड ऑफ़ द फैमिली ऑलवेज इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे घर में हमारे दादा हैं, अगर दादा नहीं है तो फादर हैं, तो वो सबसे वो चीफ हो जाते हैं घर के, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना. सेम तो ट्राइबल में क्या था, तो चीफ तो मुखिया होते थे. लेकिन अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश सरकार आ गई तो क्या हुआ, उनको तो इसका बहुत लॉस हो गया, क्योंकि उनके आने से पहले क्या था, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर थी उनके पास, उनको एडमिनिस्टर राइट्स थे उनके पास, वो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करते थे अपने हिसाब से. उनकी पुलिस थी, है ना. तो लोकल रूल्स वो अपने हिसाब से डिसाइड करते थे. लैंड के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट, लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते थे वो अपने हिसाब से. लेकिन जब अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो आ गए, तो उनके जो फंक्शंस थे वो चेंज हो गए, उनकी पावर्स उनसे छीन ली गई. ठीक है. अब क्या हो गया, दे वर अलाउड टू कीप दियर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ द villages and rent out lands, but they lost much of their administrative powers. अब इनको तो पावर्स का इनका लॉस हो गया, लेकिन बस इनको ये हो गया कि गांव में इनको क्लस्टर बना दिया गया और लोगों से ज़मीन का रेंट लेना पड़ा, लेकिन इनकी अपनी जो पावर्स थी वो इनसे छिन गई. ठीक है. अब इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया कि उनको, ब्रिटिशर्स को जो लैंड इन्होंने किराए पर दी हुई है इनको, उसके बदले में ब्रिटिशर्स को वो क्या करेंगे, दे हैव टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश. ट्रिब्यूट मतलब एक सलामी की तरह, मतलब उनको एक नजराना, एक तोहफा देना होगा, ट्रिब्यूट करना होगा, कुछ पैसा जो धन है ब्रिटिशर्स को. ठीक है. एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. तो ब्रिटिश के बिहाफ पर इनको जो ट्राइबल ग्रुप है उनके जो नियम है वो निभाने पड़ेंगे. दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंगस्ट देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस. अब क्या था, उनकी जो पावर्स थी पुरानी वो चली गई थी, जा चुकी थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के अंडर आ गए थे, ब्रिटिश सरकार के अंडर आ गए थे ना. तो जो उनके पास अपनी पावर्स थी वो जा चुकी थी. अब तो वो उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, ना ही अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस को वो उस तरह से एंजॉय कर पा रहे थे. अब व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, पहले हमने पढ़ा कि ट्राइबल चीफ्स के ऊपर क्या इसका असर पड़ा, किसका, कॉलोनियल रूल का. अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कल्टीवेटर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा इसका देखो, उनके साथ क्या हुआ. व्हाट ब्रिटिश वर uncomfortable. The British were uncomfortable with the groups who moved about and did not have a fixed home. क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उनसे क्या चाहिए था, ब्रिटिशर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जाते हैं, जो लोग हैं ट्राइबल्स के, वो एक फिक्स्ड लैंड पर नहीं रहते, तो सरकार को उनसे रेवेन्यू लेने में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी. अब उनको रेवेन्यू का सोर्स उनका ख़त्म हो रहा था. तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको ग्रुप्स को सेटल डाउन होने के लिए बोला और उनको पीजेंट कल्टीवेटर्स में चेंज करने के लिए बोला गया. लेकिन जो सेटल्ड पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल, क्योंकि जो सेटल्ड पीजेंट्स थे वो उनके लिए इजी था उनको कंट्रोल करना, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनके लोगों को अपने हिसाब से चलाना, उनसे एक रेगुलर रेवेन्यू लेना. अब सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक लैंड इंट्रोड्यूस की. ठीक है. इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, इसको इंट्रोड्यूस किया, लैंड को मेज़र किया गया और हर बंदे को उनके हिसाब से लैंड दी गई. एक फिक्स रेवेन्यू, एक राज्य के लिए उन्होंने एक रेवेन्यू डिमांड रख दी फिक्स्ड कि इस स्टेट से इतना रेवेन्यू उनको लेना है. और कुछ पीजेंट्स को उन्होंने लैंड ऑनर्स भी डिक्लेयर कर दिया. ओके. अब लैंड ऑनर्स की क्या ड्यूटी लगा दी कि वो स्टेट की तरफ से पूरा जो है रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे.
द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ जो झूम कल्टिवेटर्स को उन्होंने कहा था कि सेटल करेंगे, क्योंकि इट वॉज नॉट ईजी, क्योंकि जहाँ पर उनको कुछ लोगों को जो किया गया था सेटल्ड, वहाँ पर पानी स्केर्स, वाटर इज़ वेरी स्केर्स, पानी बहुत कम था, सॉइल वॉज ड्राई, सॉइल ड्राई थी, तो इसके लिए झूम कल्टिवेटर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। अब क्या हुआ, तो जो खेती वो पैदा करना चाहते थे, जो प्रोड्यूस करना चाहते थे खेती के द्वारा, वो नहीं कर पा रहे थे, तो उनको उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ भागों में क्या हुआ, यहाँ पर उनको ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू ट्राई टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, सभी जगह पे नहीं, रिमेंबर इट, सम पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के कुछ हिस्से में उन्हें ऐसा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अधिकार दे दिया गया। ओके, फॉरेस्ट लॉज एंड दियर इम्पैक्ट, अब फॉरेस्ट लॉ जो बनाए गए और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, देखो, जो द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स as you have seen was directly connected to the forests, so changes of the forest laws and had considerable effect on ट्राइबल लाइफ्स। डेफिनेटली उनके बनाए हुए जो रूल्स थे, उनका तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए हुए रूल्स का उनके ऊपर तो बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि उनकी जो सारी लाइफ थी वो किसके ऊपर इससे कनेक्टेड थी, ट्राइबल्स की, वो किसके साथ कनेक्टेड थी, फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड थी। लेकिन अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने, फॉरेस्ट को क्या बोला कि ये गवर्नमेंट का पार्ट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर विच वाज द ब्रिटिश वांटेड, तो इन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया कि गवर्नमेंट का हिस्सा है, स्टेट प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर जो टिम्बर पैदा होगी उसके ऊपर क्या है, ब्रिटिशर्स का अधिकार है, इसको ब्रिटिशर्स खरीदेंगे। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, अब लोगों को फ्रीली यहाँ पर आने की आज्ञा नहीं दी गई। प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स, इसकी कोई परमिशन उनको ना दी गई। हाउ वर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच सिचुएशंस, अब ऐसे सिचुएशंस में तो झूम कल्टिवेटर्स का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सच ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, तो अपने जीवन यापन करने के लिए और काम करने के लिए डेफिनेटली इन लोगों को कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। बट अब ब्रिटिशर्स के सामने एक प्रॉब्लम आई कि अगर ये सारे यहाँ पर छोड़कर जाने लगेंगे तो वनों को मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आई कि अब ट्रीज़ की कटिंग करने के लिए कौन आएगा, रेलवे स्लीपर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट लॉगेज के लिए किसको रखा जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहाँ पर बोला कि लोगों को जंगल छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने झूम कल्टीवेटर्स को स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड जो है फॉरेस्ट में प्रोवाइड करवा दिए, उनको अलाउ देम टू कल्टीवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस, उनको क्या करना होगा, एज अ लेबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करना होगा और लुक आफ्टर करना होगा फॉरेस्ट को। इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, सस्ती लेबर के लिए भी उन्हें बोला कि अब वो सस्ती लेबर भी सरकार के लिए भेजेंगे काम करने के लिए जंगलों में। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है स्लीपर, द हॉरिजॉन्टल प्रैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड, जिसके ऊपर रेलवे लाइन्स को बनाया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड स्लीपर। ओके, टर्न द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर मैनी ट्राइबल पीपल्स ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, बहुत से लोगों ने इसके विरुद्ध जो है एक फॉरेस्ट लॉ के विरुद्ध जो है रिएक्ट किया, डिसोबे किया नए रूलों को। तो कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट वो डिक्लेयर्ड इलीगल, जो कि इलीगल डिक्लेयर की गई। ठीक है, तो एक रेबेलियन इस टाइम पैदा हो गया, कि रिवॉल्ट आया, संग्राम संगमा इन 1906। कहाँ पे आया ये असम में आया। कौन सा रिवॉल्ट था, संग्राम संगमा। ओके, और फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस में भी एक आया कि फॉरेस्ट सत्याग्रह भी एक चला जो 1930 में आया। तो इस तरह से जो ट्राइबल्स थे उनको अपनी प्रॉब्लम समझ में आने लगी और उन्होंने इन चीज़ों के बारे में एक रेबेलियन लेके आना शुरू किया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। अब ट्रेड के साथ भी प्रॉब्लम आने लगी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर ना
ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे वो जंगलों में बहुत ज़्यादा आने लगे। अब वो क्या करने लगे, दे वांटेड टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता था उसको परचेज़ करना चाहते थे। कैश लोन्स ऑफ़र करने लगे लेबर को, ना आकर यहाँ पर जो ट्राइबल में रहने वाले लोग थे। अब इनको फिर वो उनसे काम वेजेस के ऊपर काम पूछने लगे कि हाँ उनको वो किराए के ऊपर काम देंगे, उनको उस भाड़ा देंगे, उसका डे की जो वेजेस हैं वो देंगे। इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल ग्रुप के लोग थे वो सम टाइम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते थे कि इन चीज़ों के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो उनके साथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सिल्क की इन 18th सेंचुरी इन इंडिया यूरोपियन मार्केट्स देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द सिल्क। ओके, जिसके हम जैसे सिल्क की साड़ी, सिल्क के सूट पहनते हैं ना, तो वो वाला सिल्क फाइन क्वालिटी कहाँ पर मिलती थी सबसे ज़्यादा, इन इंडिया only, and Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly as the market expanded। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राइड्स टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब ऐसे ऐसे सिल्क प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। हज़ारीबाग जो कि आजकल झारखंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो संथाल्स थे वो क्या करते थे, ट्राइब्स कोकून्स को बहुत ज़्यादा उसको रेयर करते थे। ठीक है, अब वहाँ पर ट्रेडर्स ने क्या किया, सिल्क डीलर को भेज दिया अपने को, और उनके साथ इसके डीलिंग करके उनसे कोकून ख़रीद लिया। वो 3 या 4 रुपये में 1000 कोकून्स ख़रीद लेते थे उनसे। अब सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता था वो बुधवन और गोवा में होता था। दे वर टोल्ड सोल्ड एट 5 टाइम्स एट प्राइस, 5 गुना ज़्यादा वो भेज देते। जो मिडल मैन जिसको कहा जाता है वो अरेंज करता था ये सब कुछ बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स। अब यहाँ पर जो सिल्क ग्रोअर्स थे वो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत वर्स्ट होने लगी थी, क्योंकि जितनी वो मेहनत करते थे उतना उनको मिलता नहीं था। अब क्या हुआ कि हाँ, इनको जो ट्राइबल्स है जिन्होंने कुछ कुछ मार्केट देखी थी, व्यापार देखा था, उनको ये महसूस होने लगा कि हमारे सबसे बड़े जो एनिमीज़ हैं वो कौन हैं, ये ग्रुप वाले ही हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द सर्च फॉर वर्क। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये काम पर जाने लगे, शहरों में आ गए, अपने काम को ढूंढने लगे, इंडस्ट्रीज़ में चले गए, क्योंकि प्लांटेशन आ गई थी तब 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब यहाँ पर टी प्लांटेशन असम में काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, कोल माइंस आ गई थी, झारखंड में रिक्रूटमेंट होने लगी तो इन्होंने अपने नाम वहाँ पर दिए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स इनको रिक्रूट करते थे वहाँ पे, वो बड़े मिजरेबल लो वेजेस पर इनको रखते थे और इनको प्रिवेंट करते थे कि वो अपने घरों में भी वापस ना जा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोज़र लुक। यहाँ से हम शुरू करेंगे क्लोज़र लुक से। मीनवाइल यू मे गो थ्रू बाय दीज वीडियोज़। ओके, थैंक यू।